वेलकम बैक टू द नर्सिंग PYQ हब। आज हम पढ़ेंगे आपका CHN1 चैप्टर हेल्थ चाइल्ड यूनिट 2 BSc नर्सिंग 3rd ईयर सेम 5 का। ओके, तो ये मैंने सिलेबस रखा है। तो ये सिलेबस में आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक वाइज है। तो हम ये सारे टॉपिक्स हैं ना अंदर कवर करने वाले ये वन वीडियो में। तो मैंने स्लाइड्स रखे, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, जैसे कि तुम्हें इजीली समझ में आए। ओके, तो हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन और उसके डिफरेंस बिटवीन। तो कॉन्सेप्ट दोनों के क्या है कि इंक्रीज इन साइज मास ऑफ अ टिश्यूज मल्टीप्लाई ऑफ सेल। ग्रोथ क्या है? सेल का डिवीजन करके मल्टीप्लाई करना। और डेवलपमेंट क्या है? कैन मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस प्रोग्रेशंस इंक्रीज इन द स्किल एंड द कैपेसिटी टू फंक्शन। क्या है डेवलपमेंट? कि अपने स्किल और अपने फंक्शन को डेवलप करे, वो उसको डेवलपमेंट हम कहेंगे। और नेचर वाइज ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है। क्वांटिटी में हम इंक्रीज होते हैं, इसमें क्वालिटी में हम इंक्रीज होते हैं। परफेक्शन वाइज इसमें मेजर में इंच, सेंटीमीटर और किलोमीटर और पाउंड्स में होता है। इसमें मेजरमेंट डिफिकल्टी टू मेजर्स प्रीशियसली वाया माइलस्टोन्स बिहेवियर। अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने माइलस्टोन्स के थ्रू वैसे हम मेजर करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ग्रोथ आए तो ये डेफिनेशन नेचर वाइज और मेजरमेंट ऐसा लिख देना। डेवलपमेंट आए तो कॉन्सेप्ट नेचर एंड मेजरमेंट वाइज। ओके, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने क्या दिखते हैं? हेल्दी चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट वाइज कैसा होता है, न्यूट्रिशन वाइज कैसा होता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग, वो सब ग्रोथ कौन कौन से एज के वाइज है ना, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, हाइट वेट बढ़नी चाहिए, वैसे अपने ओवरऑल ये चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट दो टर्मिनोलॉजी, सिफेलो क्वाडल और एक प्रोक्सिमा डिस्टल। प्रोक्सिमा डिस्टल मतलब कि नज़दीक से दूर, और सिफेलो मतलब ब्रेन, और एन क्वाडल मतलब डाउन साइड, लोअर पार्ट्स। ओके, ये सिफेलो ऊपर से नीचे, और ये मेजरमेंट करने की टेक्निक है। ओके, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट स्प्रेड फ्रॉम हेड टू फुट। Improvement in the structures functions occurs first in the head and then trunk, lastly leg। मतलब कि head, trunk और ये leg। ओके, an infant hold their head erect before they can stand। मतलब कि head है वो है ना इरेक्ट होगा, ऊंचा होगा, और जो है ना वो खड़ा रहेगा, वैसे है पोजीशन में हम मेजर करेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब सेंट्रल के पार्ट, नियर टू फार, और आर्म्स एक आर्म से लेके दूसरा आर्म तक, वहाँ तक है ना अपने मेजर करेंगे। एक ऊपर नेक से लेके यहाँ तक, ग्रेस्पिंग विथ अ फिंगर। ओके, तो ये अपने ने दो टर्मिनोलॉजी देख ली यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला। वेट हम कैसे ग्रो करते हैं? तो इन्फेंट की, चाइल्ड की, ओल्डर की और हाइट। तो हाइट अपने कैसे करते? CM में होगी। तो 8 इन ईयर्स इंटू 6 + 77। ये एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट में आपको काम आएगी फॉर्मूला। 3 to 12 मंथ हो इन्फेंट मतलब कि 0 से लेके 1 ईयर तक। तो उसमें एज कितनी होगी? 8 इन मंथ्स + 9 / 2। इसमें एज ओल्डर में कितनी होगी? 8 इन 7 और ±5 / 2। इसमें एज इन ईयर इंटू 2 + 8 किलोग्राम। याद करने की टेक्निक मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना 3 और 12। तो 3 और 12 मतलब कि 3 के टेबल में आता है तो 9 आता है, उसको / 2 कर देने का। इन्फेंट और ओल्ड कितने में होते हैं? 7 में होता है, तो 7 - 5। समझ में आया? और यहाँ पे +8। ओके, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 8 है, यहाँ पे 8 है। याद रहा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये 3 है, तो उसके ट्रिपल 9। ये 7 है, इसका 7 है, / 2 है। ओके, और ये -5। फिर इन एज इन ईयर प्लस कि कौन सी एज है, जैसे कि 3 है वैसे, फिर इंटू 6 + 77, उतनी अपनी हाइट होनी चाहिए। ओके,
तो ये मेजरमेंट एंथ्रोपोमेट्रिक को पूछे कि है ना इतनी एज में कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए कम से कम, तो अप्रॉक्स बोलने का, हमेशा अप्रॉक्स ही बोलने का, अप्रॉक्स 77 ईयर्स, अप्रॉक्स 63, ऐसे CM वैसे है ना हाइट या वेट बोलने की। इससे है ना मेजरमेंट कर सकते हैं। इन्फेंट में मंथ होगा, बाकी सब में ईयर होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्फेंट हो चाइल्ड तो ये देख लेने का, चाइल्ड हो 2 to 8 तो ये, और 7 to 12 हो तो ये। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट का फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सिलेबस साइड में रखना, क्योंकि है ना ये सब पॉइंट्स आप लिख सको वहाँ पे सिलेबस में, जहाँ पे ये सब पॉइंट लिखे हैं वहाँ पे। तो ग्रोथ डेवलपमेंट में एक हेरिडिटी होती है, एनवायरनमेंट होते हैं और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब अदर। तो हेरिडिटी में क्या होगा, जेनेटिक होगा, जो जीन से आते हैं वो। तो डिटरमाइन एक्सटेंड टू द विच ग्रोथ इज पॉसिबल, मतलब कि जैसे एग्जांपल अपनी ग्रैंडफादर या तो फादर की हाइट कम है तो अपने भी चांसेस कम होते हैं जीन्स के थ्रू। एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क आता है, तो ये प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल, मतलब कि ये प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद दोनों में फ़र्क आता है कि मदर कितना वो क्या कहते हैं पोषण ले रही है। जैसे अपने मैटरनल है मदर, तो है ना वो प्रेगनेंसी के टाइम क्या क्या अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है कि नहीं ले रही, इसके ऊपर भी डिपेंड है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले रही है, फिर सप्लीमेंट प्रेगनेंसी के टाइप है वो ले रही कि नहीं ले रही, या तो कोई प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के वक्त डायबिटीज़ आता है उनको, तो भी वो उसको अफेक्ट होगा चाइल्ड को। फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, मैंने जैसे बोला। फिर ये वैक्सीन उसने नहीं ली है, ओके, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन उसने प्रॉपर नहीं ले रही है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी डिपेंड करेगा। और प्रीनेटल में क्या है ना चाइल्ड को न्यूट्रिशन लिया है उसने, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से की है, फिर है ना इन्फेक्शन क्या कहते हैं प्रिकॉशन लिया है इन्फेक्शन फैलाने का नहीं। फिर ट्रॉमा सिचुएशन, मतलब कि उसकी मदर को है ना BP लो हो गया, या तो डायबिटीज़ आ गया, या तो कुछ और आ गया क्रॉनिक डिसऑर्डर, ओके, डिप्रेशन में चल गए, वैसे पोस्टनेटल होता है। प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों एनवायरनमेंट में आएंगे कि आजू बाजू अफेक्ट कैसे कर सकता है अपने हेल्थ और बॉडी को, बच्चे को। फिर अदर में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक, कि उसके पास इकोनॉमिक में स्टेबल नहीं होगी फाइनेंशियल, तो अच्छा खाना नहीं खा पाएगी, फिर केयर नहीं कर पाएगी, वैसे अब अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाएगी चाइल्ड को। कल्चर फैक्टर जैसे कि है ना अपने बहुत सारे है ना कल्चर होते, जैसे रिलीजियंस होते, वो सब में है ना अलग अलग है ना ग्रोथ करते हैं, ठीक है। फिर इमोशनल मतलब कि अदर इमोशनल फैक्टर होते हैं, जैसे कि है ना डिप्रेशन में मदर रह रही तो है ना चाइल्ड को भी उतना वैसे मेंटली अफेक्ट होगा। इमोशनली है ना वो जैसे आधे में ऐसा होता है कि वर्किंग मदर होती है तो प्रैक्टिकली वो ध्यान ही नहीं दे पाती, इमोशनल कनेक्ट ही नहीं कर पाती, तो है चाइल्ड को भी अफेक्ट होता है मेंटली ग्रोथ करने में। तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट, के बर्थ से लेके एडोलेसेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखेंगे। तो उसमें पहले हम देखेंगे इन्फेंट में क्या होगा 0 to 3 months से लेके 12 month तक, मतलब कि 1 year तक, बर्थ से लेके 1 year तक। तो उसमें मोटर फंक्शन क्या होगा, फ्लेक्स पोस्चर होगा, मतलब हाथ पैर अंदर की तरफ हो गए, ओके। फिर हेड 90 डिग्री प्रोन, मतलब कि माथा जो ही वो सिर का बात है वो है ना ऐसे उसके 90 डिग्री में रखेगा, ऊंचा रखेगा थोड़ा। फिर क्या होगा पहले हम मोटर एक्टिविटी देख लेंगे, फिर फाइन, फिर लैंग्वेज और सोशल। फिर 4 से लेके 6 मंथ तक क्या होगा, ये टेबल के फॉर्म में लिखना बहुत अच्छा लगेगा, और 2 पेज में ऐसे, तो पेज भी भर आएगी और आपको लिख भी पाओगे। सीट होगा, मतलब कि क्या होगा ऐसे ही रखेगा 90 डिग्री ऊपर की तरफ, ये बैठ पाएगा। फिर रोल बैक टू द एब्डोमेन, मतलब कि क्राउल करेगा, क्राउल मतलब कि लिजर्ड जैसे कि पेट के थ्रू मूव करती है, ऐसे है ना वो बैठ पाएगा, और है ना पेट से घिसराएगा आगे आगे। 7 to 9 मंथ में क्या करेगा वो है ना क्राउल करेगा वापस से, या तो है ना पुल करेगा, मतलब अपने आप को है ना आगे जाने की कोशिश करेगा। फिर 10 to 12 क्या होगा, वो खड़ा रह पाएगा, और है ना थोड़ा थोड़ा चलने ऐसे लगेगा, पर बैलेंस उसका नहीं रहेगा। फिर फाइन, हाथ में क्या होगा, क्या है ना उसकी ग्रैस्पिंग पावर होगी, ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्शन मतलब कि हाथ बंधे हुए होंगे,
देख सकते हो यहाँ पे हाथ आपके बंधे हुए होंगे। फिर टाइटली वो होल्ड करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ग्रेस्पिंग पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी, 2 हैंड कैच होगा, मतलब कि 2 हाथ से वो पकड़ेगा, कोशिश करेगा। फिर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हैंड टू हैंड, फिर सेल्फ फिंगर्स फूड। ओके, तो है ना वो है ना ट्रांसफ़र करते रहेगा कि एक हाथ से दूसरे हाथ, ग्रेस्पिंग पावर और लो हो जाएगी। और है ना यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ें 2 हाथ से पकड़ने की अब कोशिश करें। एक पहले है ना एक ही हाथ से ऐसे ग्रेस्पिंग पावर करता है, बहुत टाइटली पकड़ रहा था, अब है 2 हाथ से वो ग्रेस्पिंग पावर करेगा और सब ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा। लैंग्वेज और सोशल क्या होगा, क्या है ना कुक्स होगा, सोशल स्माइल। पहले तो है ना उसको है ना समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या है, सिर्फ है ना उसके जब हंसना हंसेगा, नहीं हंसना नहीं हंसेगा, ऐसे होगा। डिफरेंशिएटली क्राइंग, या उसको कब हंसना है कब रोना है वो सब नहीं समझ में आएगा। फिर क्या होगा, क्या है ना लाफ होगा, डिफरेंशिएट होगा कि उसको समझ में आएगा क्या है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग पर्सन है, ऐसे करके उसको देख पाएगा कि अच्छा ये ऐसा है। फिर नेक्स्ट में वो बोलने लगेगा, क्या है दादा दा 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 वैसे। सेपरेट एंजाइटी फ्रीयर्स स्ट्रेंजर्स, क्या है ना वो उसको है सबको जब खिलाएगी तब वो हंसेगा, नहीं खिलाएगी तो रोएगा, ऐसे करके। और है ना दादा दा वैसे उसको बोलने लगेगा। फिर धीरे धीरे 10 to 12 में आते आते ये क्या होगा, वो 3 से 4 वक्त बोल पाएगा, जैसे दा बा दा वैसे होके 3 से 4 बार बोल पाएगा। और सोशल गेम भी इन्वॉल्व हो जाएगा और एनिमल साउंड करेगा। टोल्डर का ओके, टोल्डर में हम कौन कौन सी मूवमेंट देखेंगे। ग्रॉस मोटर में क्या है ना 15 मंथ हुए तो है ना वो मतलब कि 1 ईयर और ये 2.5 ईयर, मतलब अप्रॉक्स 3 ईयर। ओके, तो मोटर एक्टिविटी देखेगी और फाइन मोटर मतलब कि हाथ पैर, हाथ की मूवमेंट। तो मोटर में क्या होगा, क्या है ना ये वॉकिंग वेल्स विदाउट द हेल्प ऑफ क्रिप्स, मतलब कि वो स्टेयरकेस वो सब चढ़ पाएगा इजीली। फिर वॉक अपस्टेयर्स वाइडली, पुश अ टॉय एंटीरियर फ्रंटल, मतलब कि वो उसके साथ टॉय वो सब भी ले सकता है। और अप डाउन वॉक अप डाउन स्टेयर्स होल्डिंग अ वॉल्स स्टडी, कब उसकी वेट कितनी होगी 1 to 2 ग्राम होगी। और अब वो है सीढ़ियाँ चढ़ पाएगा, उतर पाएगा इजीली, वो सब होगा। और 2 ईयर में, और 2.5 ईयर में क्या होगा, डांसिंग कर पाएगा, जंप कर पाएगा, 1 फुट से वो खड़ा रह पाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस कर पाएगा। और उसकी हाथ पैर की मूवमेंट क्या होगी, पहले क्या है ना पकड़ पाएगा, फिर है ना ब्लॉक्स डाल पाएगा, फिर वो है ना 3 to 4 ब्लॉक्स है ना टावर बनाएगा वो, फिर और टावर उसका ऊंचा बनाएगा, फिर उसके साथ 8 ब्लॉक्स वो टावर बना के ऊंचे टावर्स बना के वो अब उसके भी बियॉन्ड, जैसे कि उसका ये सीट है तो भी उसके बियॉन्ड वो टावर बना के उसको खेल पाएगा। ओके, पहले छोटे टावर बना रहा था, अब बड़े टावर बना के खेल पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोनों मोटर और फाइन। फिर उसकी लैंग्वेज और सोशल देखेगी, मतलब सब में क्या करना है, तीनों ये इसमें एक मोटर एक्टिविटी, फाइन मतलब हाथ की, लैंग्वेज और सोशल, ये 4 है ना एक्टिविटी लिखनी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मंथली और ये ईयर वाइजली। अपने ये टोल्डर देखा, आप टोल्डर की लैंग्वेज और सोशल देखेंगे। तो 15 मंथ में वो क्या करेगा, 6 से 2 वर्ड बोल पा रहा था वो, फिर है ना कम्युनिकेशन करेगा, उसको कुछ चाहिए तो है ना वो सामने से मांगेगा। गैशियर हैवीली वर्कड इन कंसिस्टेंस, मतलब कि वो काम कर पाएगा उसका खुद का। फिर वोकेबली 300 वर्ड्स बोल पाएगा अच्छे से। रिफर्स अ सेल्फ माय नेम, मतलब कि उसका खुद का नाम भी बोल पाएगा। 30 मंथ में क्या होगा, क्या है ना क्वेश्चनिंग पूछेगा कि ये क्या है ऐसे करके। फिर सोशल में क्या होगा, एग्रोसेंट्रिक, इगोसेंट्रिक मतलब कि सेंटर ऑन सेल्फ, कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसे जितनी पकड़ते छोटे बच्चे वैसे। तो इगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब खुद को चाहिए वही देखते हैं। फिर 15 to 18 मंथ्स में उसमें क्या होगा, क्या है ना पेरेंट्स, फिर सोलिटरी प्लेस, वो सबको इन्वॉल्व करेगा, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, आजू बाजू लोगों को इन्वॉल्व करेगा। 24 मंथ्स में क्या होगा, इंजॉय पैरेलल प्लेस, कि जहाँ पे भी है वहाँ पे है ना वो प्ले करना चालू कर देगा।
फिर टेम्पर टेंट्रम, टेम्पर टेंट्रम मतलब कि जो जिसको है ना शॉर्ट टर्म टेम्पर होता है, मतलब कि गुस्सा आ जाता है, या तो किसी को मारने लगता है, या तो किसी जीत पकड़ के नहीं रह बैठता कि मतलब फ्लोर में है ना मुझे ये चाहिए ऐसे करके है ना फ्लोर में बीट करेगा, या तो किसी को मारने लगेगा, या तो जोर जोर से रोएगा वो, तो ये क्राई करेगा, वो ऐसे टेम्पर टेंट्रम उसको बोलते हैं, अपीयर करेगा, मतलब गुस्सा जल्दी आ जाएगा उसको। पैरेलल प्ले होगा उसको, मतलब खेलने खुद में भी लगेगा कंटिन्यूस। और ये लड़की है ये लड़का है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा उसको। अब प्री स्कूलर में क्या होगा, प्री स्कूलर में 3 to 6 ईयर में तो मोटर एक्टिविटी और थिंकिंग पावर देखेगी। अब अभी तक अपनी थिंकिंग पावर नहीं देख रहे थे क्योंकि उन्होंने उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थिंकिंग करने की। बाइसिकल राइड करेगा 3 साल में। बिल्डिंग है 19 to 10 ब्लॉक, जैसे अपने बोला ब्लॉक बना रहा था तो वो उसके बियॉन्ड अपने हाइट से बियॉन्ड बनाएगा। फिर क्या करेगा, क्या है ना 1 फुट से वो खेल कूद पाएगा, स्टेबल रहेगा। फिर है जंपिंग वो सब करेगा रोप से, या तो डांस करेगा वो सब हेड टू हील्स तो में ओके। फिर उसकी थिंकिंग पावर क्या होगी, क्या है ना ऑनिपोटेंसी के इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश ओन परसेप्शन फ्रॉम अदर, मतलब कि ये वो सब एक ही समान सोचेगा, क्या है ना उसको पता नहीं चलेगा कि ये मैं जीतने ही है, ऐसे पता चला। जैसे कि है ना पेरेंट्स को भी अपने लेवल पे ही गिनेगा, और है ना छोटे बच्चों की वो उसको भी अपने लेवल पे गिनेगा ऐसे। फिर सेंट्रेशन मतलब कि इनएबिलिटी टू कंसीडर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन स्टिमुलेशन। ये सिचुएशन है वो उसको सिचुएशन पता नहीं चलेगी कभी भी, जैसे कि कोई मर गया हो तो वहाँ पे ले जाएंगे तो वो हंसने लगेगा, वैसे वो कोई सिचुएशन पता नहीं चलेगी उसको क्या हो रहा है क्या नहीं वैसे। फिर हाईली इमेजिनेटिव, ये क्वेश्चनिंग पूछेगा, स्टोरी हम कहेंगे तो वो सुनेगा ध्यान से, ओके। क्वेश्चनिंग पूछेगा, मैंने जैसे बोला। क्यूरियोसिटी उसको जगेगी। तो ये थिंकिंग और मोटर देख लिया। अब हम स्कूलर देखेंगे। हमने क्या देखा अभी तक, हम क्या देखने वाले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द बर्थ टू एडोलेसेंट, तो हम स्कूलर में आए। पहले हमने इन्फेंट देखा, टोल्डर देखा, प्री स्कूलर देखा और स्कूलर देखेंगे अब 6 to 12 ईयर। तो 6 to 12 ईयर स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों का, तो है ना फिजिकल और उसमें भी थिंकिंग पावर होगी। तो फिर फिजिकल में क्या होगा, क्या है ना साइकिल राइड करेगा, फिर विदाउट द ट्रेनिंग व्हील्स, मतलब कि जो साइड में 2 पहिए होते हैं उससे वो भी निकाल देगी और 2 पहिए में वो चलने लगेगा। स्टार्ट लूजिंग अ टेम्पररी टीथ, मतलब कि जो टेम्पररी टीथ है अपने टीथ में जीवन में 2 बार आते हैं, टेम्पररी परमानेंट। तो टेम्पररी टीथ धीरे धीरे टूटने लगेगा। फिर थिंकिंग पावर है ना बढ़ेगी उसकी, क्या है ना क्यूरियोसिटी जगेगी, जैसे बोला वैसे सब कुछ उसको जानने में इंटरेस्टिंग होगा। फिर 8 से 10 क्या होगा, क्या है ना फिजिकल एक्टिविटी, क्या है ना वो स्पोर्ट्स में है ना खेल कूद पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि थ्रोज स्किलफुली, मतलब बॉल है वो उसको मार पाएगा, बैट मार पाएगा, वैसे बाइसाइकिल वो करेगा। फिर है ना कॉग्निटिव में क्या वो करेगा, दूसरे के साथ बातचीत करना चालू कर पाएगा। फिर पीयर ओरिएंटेशन करेगा, उसके फ्रेंड्स को मिलाएगा, अपने को स्कूल में जाएगा तो फ्रेंड्स को सबको मिलाएगा। फिर मेमोरी पावर होगी, मेमोरी जैसे कि ABCD EFG वो सब बोलने लगेगा। फिजिकल इसमें क्या होगा 10 से 12 में फिर फिजिकल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक बिल हो गए, यहाँ पे थोड़े थोड़े बढ़ने चालू हो जाएंगे। प्यूबर्टी एज आने लगी है इसलिए मोमेंट हुआ ग्रेसफुल। कॉग्निटिव में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी टेक्निक है वो सॉल्व कर पाएगा, जैसे कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, उसके खुद के डेली रूटीन है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। कॉन्फिडेंट होगा, वोकेबली 5000 वर्ड हम दिन में बोल पाएगा, स्कूल में जा रहा है इसलिए। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट होगा, उसका खुद का रोल पता चलेगा शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कौन से है कि फीमेल में 10 से 15 होती है, ओके, और मेल में 12 से 16 होती है, मतलब अप्रॉक्स 18 ईयर तक, 12 से लेके 18 ईयर तक। तो इसमें क्या होगा फीमेल में कौन कौन से चेंजेस देखेंगे प्यूबर्टी, एक तो दोनों में सेकेंडरी प्यूबर्टी सेक्सुअल कैरेक्टर देखेंगे।
ओके, ग्रोथ डेवलपमेंट में देख लेते हैं अंदर। ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज हाइप राउंड निप्पल ग्रोथ। ओके, निप्पल ग्रोथ होगा, हिप राउंड होगा। फिर दूसरा कौन सा होगा, ब्रेस्ट टिश्यूज डेवलप्स, प्यूबिक हेयर्स अपीयर्स, ग्रोथ स्पूट बिगिंस, मतलब कि प्यूबिक जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ हो गए, फिर ब्रेस्ट टिश्यूज डेवलप होगा। फिर सेकेंडली क्या होगा, अंडर आर्म्स हेयर आएंगे और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी 12 से 13 में। फिर 14 से 15 में क्या होगा, ग्रोथ एंड कंप्लीट, मतलब कि ग्रोथ उसकी बढ़ती जाएगी। मेल्स में क्या होगा 10 से 12 में, ये टेस्टिस बिकम्स ए लार्ज, वो जो टेस्टिस है वो लार्ज बनेगी। स्क्रोटम स्किन चेंजेस, जो स्क्रोटम है उसकी स्किन चेंजेस हो जाएगी। ओके, और प्रोस्टेट है वो है ना फंक्शन बिगिन कर देगा। 12 से 14 में क्या होगा, क्या प्यूबिक हेयर आएगा, जैसे है ना मेल्स फीमेल्स में। रैपिड पेनिस ग्रोथ, उस पेनिस की ग्रोथ होगी। वॉइस चेंजेस, मतलब उसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी। फीमेल में आवाज़ चेंज जो नॉर्मली नहीं होती, जैसे जो टोन होता है वैसा ही होता है, पर मेल्स में आवाज़ तो चेंजेस हो जाती 12 से 14 में। ड्रीम्स और इरेक्शंस, स्पॉन्टेनियस इरेक्शंस, मतलब कि उसको स्पॉन्टेनियस इरेक्शन होगा। पेनिस में थी टेस्टिस ग्रोथ होगी। फिर 14 से 16 में क्या होगा कि अंडर आर्म्स हेयर आएंगे, फेशियल हेयर आएंगे, मतलब कि दाढ़ी मूंछ आएगी। फिर स्पर्म मैचुरेशन होगा, ग्रोथ स्प्राउट्स लार्जली कम्प्लीटली 15 to 16 में, के ग्रोथ कम्प्लीटली 15 to 16 में उसकी हो जाती है मैचुरेशन फेज। यहाँ तक एडोलेसेंट समझ में आ गया। ये अपने क्या देगा टॉपिक, ग्रोथ डेवलपमेंट फ्रॉम द बर्थ टू एडोलेसेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेड फ्लैग क्या है। रेड फ्लैग मतलब कि क्लिनिकल डायग्नोसिस, रेड फ्लैग मतलब एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल कौन कौन सा होता है कि इनफर्टिलिटी में क्या होगा कि अनएबल टू सिट अलोन बाय द 9 months, के वो 9 month तक बैठ नहीं सकता, वो तो अपने को भी पता है। अनएबल ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हैंड टू हैंड बाय 1 year, मतलब वो एक दूसरे जैसे अपने वो बोले क्या है ना, ये उठा के मुझे दो, तो वो दे नहीं पाएगा इन्फेंट टोडलर में। फिर एबनॉर्मल फिंगर्स ग्रिप्स 15 month, क्या है ना कुछ भी पकड़ नहीं पाएगा ठीक से 15 month तक। एनेबल टू वॉक अलोन्स बाय 18 month, वो खुद से चल नहीं पाएगा अकेले, मतलब उसको सपोर्ट की जरूर होगी। फेलियर टू स्पीक रिकॉग्नाइज द वर्ड्स बाय 2 year, कुछ बोल नहीं पाएगा 2 year तक। फिर प्री स्कूल में क्या होगा, इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ सेल्फ केयर टास्क, जैसे कि उसके खुद के काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा, जैसे कि हैंड वॉश करना या तो सिंपल ड्रेसिंग करना, उसको कपड़े पहनाना वैसे। फिर डे टाइम टॉयलेटिंग करना। फिर लैक ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि आइसोलेशन में रहेगा। अनेबल टू प्ले विद अदर चिल्ड्रंस, मतलब दूसरों के प्ले नहीं मतलब दूसरे के साथ खेले कूद नहीं करेगा। अनेबल टू फॉलो अ डायरेक्शन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ओके, तो एग्ज़ाम के थ्रू भी वो फॉलो नहीं कर पाएगा। स्कूल फेलियर हो जाएगा, मतलब स्कूल जाने में वो हिचकिचाएगा, उसको नहीं पसंद आएगा। लैक ऑफ फ्रेंड्स होगा, फिर सोशल आइसोलेशन होगा, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, उसका एंगरनेस हो जाएगी। आइसोलेशन होगा तो एंगरनेस होने वाली है, उसको है ना सोशलाइजेशन में नफरत हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थियरी ऑफ डेवलपमेंट। थियरी ऑफ डेवलपमेंट में क्या आएगा कि साइकोसोशल थियरी। साइकोसोशल थियरी मतलब किसने दी थी यहाँ पे, 5 नहीं, आपके में 4 थियरी है। कौन कौन से 4 है कि साइकोसोशल थियरी इरेक्सन ने दी थी, फिर साइकोसेक्सुअल थियरी वो फ्लोइड्स ने दी थी, और कॉग्निटिव थियरी पिगेट ने दी थी, और मोरल थियरी ने दी थी। तो ये 4 थियरी आपको याद रखनी। क्या साइकोसोशल किसने दी थी, इरेक्सन, फिर साइकोसेक्सुअल किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड, फिर कॉग्निटिव थियरी जीन पिगमेंट, और ये मोरल थियरी कॉलबैक ने। ये याद रखना किसने क्या दिया था। ये थियरी कहाँ पे है, थियरी ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके सिलेबस में। तो सिगमंड फ्रॉइड में साइकोसेक्सुअल देख ले तो ओरल, उसमें 5 स्टेज है। कौन से 5 स्टेज है देख लेते हैं, 5 स्टेज। ओरल है, मतलब कि छोटा बच्चा होगा उसको खाने की आदत होगी,
फिर जाने की आदत होगी 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मतलब ओरल है, उसको खाने में उसको पता चल जाएगा कि ये कैसे खाना है। प्राइमरी सोर्स सकिंग एंड ईटिंग, ब्रेस्ट मिल्क सक करेगा फिर ईटिंग करेगा। फिर दूसरा क्या है, ओवरऑल हैबिट होगा, ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, वो सब। एनियल स्टेज में क्या है 1 to 3 ईयर में कि उसको है ना, उसको जो ब्लैडर है, कब यूरिन पास करना है, कब बॉवेल मतलब स्टूल पास करना है। ओके, तो कब यूरिन पास करना है, कब स्टूल पास करना है, उसको समझ में आ जाएगा। फिर ओपेडियल स्टेज या तो फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर होता है, मतलब कि ये इन्फेंट हो गया। इन्फेंट में खाना खाने का आता है, जाने का नहीं आता। इसमें दूसरे में कौन सा आता है, टोल्डर होगा। इसमें कौन सा होगा, 3 to 6 प्री स्कूलर होगा, ये स्कूलर होगा, और ये एडोलेसेंट। ये याद रहेगा, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्री स्कूल में लैटेंशन स्टेज, ये सेक्सुअल इम्पल्स, सबड्यू, फोकस ऑन लर्निंग, पीयर रिलेशनशिप, मतलब कि फ्रेंड्स के ग्रुप बनेंगे क्योंकि वो स्कूल में जा रहा है। अच्छा, फेलिक की रह गया, फोकस ऑन द जेनिटल, मतलब कि उसके क्या कहते हैं, उसको पता चल जाएगा कि मेल है, फीमेल है, ये गर्ल है, ये बॉय है, वैसे। फिर डिज़ायर फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स, क्या है ना, जैसे मम्मी को भाई बेटा पसंद है, लड़की को पापा पसंद है, वैसे। लेटेंसी फेस में क्या होगा, स्कूल में जाएंगे कि पीयर्स, वो सब फ्रेंड्स ग्रुप में बनेंगे, वो सबको मिलजुल के रहेंगे, वैसे। फिर एडोलेसेंट में आते आते क्या होगा, क्या है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैच्योर हो गए। फिर सेक्सुअल इंटरेक्शन होगा, रिलेशनशिप में आएंगे। फिर है ना, ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट जगेगा एडोलेसेंट में, जेनिटल स्टेज उसको बोलते हैं। यहाँ तक 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गए साइकोलॉजी सेक्सुअल स्टेजेस में। किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड में। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट किसने दी थी, कॉलबर्ग ने। ओके, तो कॉलबर्ग ने स्टेजेस उसमें 6 है। तो उसमें क्या होगा, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल। प्री कॉन्वेंशनल में उसको 3 to 7, फिर 8 to 13, और ये एडल्टहुड। तो स्टेप 1 में अवॉइड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जो भी उसकी इंटरेस्ट होगी वही करेगा, और पनिशमेंट को अवॉइड करेगा, मतलब कि वो रूल्स को फॉलो करेगा, सारे रूल्स को फॉलो करेगा जैसे अपने बोलते हैं वैसे, क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। और सेल्फ इंटरेस्ट होगा, क्या है ना, वो जो खुद को इच्छा होगी वो करेगा। फिर गुड बॉय एटीट्यूड, मतलब कि वो अच्छे बनने की कोशिश करेगा। लॉस, ऑर्डर्स, मोर्टैलिटी, मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे भी फॉलो करेगा 12 से 13 साल तक। सोशल नॉर्म्स वो सब। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, सारे प्रिंसिपल्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेगा, मतलब कि जैसे कि अपने को पहले ही रूल्स था पर उसको पता नहीं था कि है ना ये अच्छा है कि बुराई सिर्फ है, पनिशमेंट उसको ना मिले इसलिए वो फॉलो कर रहा था, पर अपने अभी समझेंगे कि अपने सोशियोलॉजी एक्सेप्टेड है कि नहीं है, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, वैसे कि बेनिफिट है कि मेरे लिए बेनिफिट है, या तो प्रिंसिपल वो सच है कि नहीं है, वो सब हम देख के करेंगे। तो कॉन्वेंशन, पोस्ट कॉन्वेंशन, मोरल मतलब ही रूल है। ओके, रूल्स, नॉर्म्स, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। 3 है मोस्टली, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल। 6 स्टेप है, अवॉइड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट जगेगा, फिर गुड बॉय गुड गर्ल होगा, लॉस, ऑर्डर, सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, लॉस एंड ऑर्डर, जैसे जैसे प्यूबर्टी एज आती है, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट उसका होता है कुछ, जैसे कि वो सेल्फ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर एंड प्रिंसिपल वो सब क्यों पूछेगा कि क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं, ये इसका गुड है कि बैड है, वैसे। सेकेंडली हम देखते हैं पिगेट्स। पिगेट्स ने उसने क्या बोला था, कॉग्निटिव थियरी। पिगेट ने कॉग्निटिव थियरी दी थी। ओके, चिल्ड्रंस बिल्ड्स अ ब्लॉक्स ऑफ अ नॉलेज स्कीमा टू अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड। नॉलेज गेन करेंगे इसमें, अब नॉलेज धीरे धीरे गेन करेंगे, उसको पहले तो समझ में नहीं आएगा, सेपरेशन होगा छोटे बच्चे को, 1 month इन्फेंट को, फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा। क्या ना, न्यू ऑब्जेक्ट होगा, सिचुएशन होगी, उसको अंदर आएगा अपने भी दिमाग में, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एसिलेश और एकोमोडेशन,
एसिमुलेशन क्या है? डेटा फिट्स द चाइल्ड यूजेस एन एक्साइटिंग एसेमा, एक्सेमा मतलब नॉलेज के टू डील विथ अ न्यू ऑब्जेक्ट, कि उसको है रिप्लेसमेंट कर देगा किसको? के न्यू ऑब्जेक्ट से। जैसे कि है ना कॉलिंग अ प्लेन्स अ बर्ड बिकॉज इट्स फ्लाई, कि है ना ये बर्ड प्लेन को है ना बर्ड समझेगा क्योंकि वो उड़ रहा है वैसे। द डेटा डज नॉट फिट द चाइल्ड चेंजेस स्कीमा टू डील्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे लर्निंग द प्लेन्स आर मशीन्स ड्राइंग न्यू मेटल बॉक्स, मतलब कि जैसे कि पहले मैं क्या समझ रहा था कि दूसरे को कंपेयर कर देता था, जैसे कि प्लेन एक बर्ड है क्योंकि वो उड़ता है, और इसमें क्या होगा कि एक दो दोनों को सेपरेट कर देगा, प्लेन एक मशीन है जो है ना उड़ती है वैसे। तो उसके पास दो तरीके के होगा, एक एसिमुलेशन होगा, एक एकोमोडेशन होगा। एक को अंदर डाल देगा प्लेन को, बर्ड में डाल देगा, एक है नया ही ऑब्जेक्ट बना देगा उसको। आउटपुट क्या होगा? दोनों इक्विलिब्रियम कॉग्निटिव फोकस विच मूव्स डेवलपमेंट अलोंग, दोनों ही उसको राइट उसको माना जाएगा। ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। क्या हुआ? न्यू ऑब्जेक्ट उसको अराइज हुआ और उसको उसने दोनों तरीके से नॉलेज ली और उसको डेवलप किया। 4 स्टेजेस है, पहले में 5 स्टेजेस था, दूसरे में 6 स्टेजेस है, इसमें 4 स्टेजेस है। कौन कौन से है? कि सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर है, एक प्री ऑपरेशनल है और एक कॉग्निटिव ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अब एक एक देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सेंसरीज, जैसे कि है ना छोटे बच्चे को है ना तुम गर्म चीज़ चढ़ाओगे तो उसको है दूर रहेगा वहाँ से ऐसे। तो कॉग्निटिव सेंसरीज एक्सपीरियंस विद द फिजिकल एक्शन, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि है ना अपने को एक्सपीरियंस कराने का, गर्म चीज़ें छुएगी तो तब तक वो दूर रहेगा, उसको समझ में आ जाएगा ये गर्म है। फिर इमरजेंसी एबिलिटी टू थिंक्स द सेकेंड प्री ऑप्शनेशनल कब आता है? 2 to 7 में, कि इमरजेंसी एबिलिटी टू थिंक यूजर्स वर्ड्स इमेज टू रिप्रेजेंट द थिंक, मतलब कि उसको है ना कंपेयर कराने का, कि है ना ये जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन कैसे आती है, फिर है ना इमेज वो सब है ना वो खुद जनरेट करें वैसे कराने का। कैन नॉट ब्रेक होल इनटू पार्ट, ओके। ईगोसेंट्रिज्म सिंबलिज्म, मतलब कि जैसे उसको गाड़ी चाहिए, ईगो होगा तो है ना वो लेने की कोशिश करेगा, तो उसको हम समझाना है कि है ना इमेज कैसे, मतलब कि ये अच्छा है कि बुरा है वैसे। कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होगा? कॉन्क्रीटेड 7-11 में होगा। सिस्टमेटिक थिंकिंग विद एक्चुअल ऑब्जेक्टिव सिंपल क्लासिफिकेशन, मतलब कि वो है ना चीज़ों के है ना ठीक से पहचान पाएगा ऐसे। तो कन्वेंशनल एबिलिटीज टू डिसर्व ऑपरेशनल, ओके, वो चीज़ों को ध्यान से समझ पाएगा। फिर फॉर्मल ऑपरेशन में क्या? रीजनिंग इज द एस्पेक्ट आइडियस्टिक्स लॉजिकली, मतलब वो कोई भी डिसीजन लेगा तो है ना सोच समझ के लेगा, ऐसे नहीं कि है ना उसको चाहिए इसलिए ले लेगा वैसे। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर के बाद आती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आएगी, रीजनिंग आ जाएगी, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके दूसरा स्टेज है इरिक्शन, उसने क्या दिया था? साइकोसोशल थियरी। तो साइकोसोशल थियरी में कौन सा होगा? क्या है ना इन्फेंट से लेके एडोलेसेंट तक कि ट्रस्ट होगा उसको, साइकोसोशल में ट्रस्ट बिल होगा उसको, फिर है ना मिसट्रस्ट ट्रस्ट होगा, होप होगा, ऑटोनॉमी शेम अबाउट होगा, शर्म आएगी, फिर ऑटोनॉमी हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, विल होगा, फिर है ना ये क्या होगा? गिल्ट होगा और इन्फेंटी, मतलब कि उसको सॉरी वो सब बोलने में है ना उसको कुछ भी करेगा तो उसको गिल्ट पर्पस वो सब है ना समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री और वर्सेस इंफीरियर कोर कॉम्पिटिशन्स, मतलब कि उसको समझ में आ जाएगा क्या है ना ये सारे अच्छे हैं, ये सारे बुरे हैं वैसे। फिर एडोलेसेंट में आते आते आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन्स, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या है मैं ये लूँ कि यार ये लूँ, डिसीजन मेकिंग बहुत सारा होगा अब उस टाइम में, और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करने में वो कामयाब रहेगा, मतलब कि उसको अपनी आइडेंटिटी अच्छी लगेगी ऐसे, ओके। वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने में प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द नीड्स ऑफ द नॉर्मल चिल्ड्रंस थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड पेरेंटियल गाइडेंस, ओके। नीड देखेगी
किसकी नीड, कैन डेवलपमेंट चाहिए चाइल्ड को, तो उसकी नीड तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो वो मांगेगा, तभी उसकी डेवलपमेंट होगी। सब क्या मांगेगा, सपोर्ट सिस्टम मांगेगा, तो हम धीरे धीरे उसको सपोर्ट करेंगे आगे आगे, तो है ना वो बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फिर द फाउंडेशंस ऑफ द चाइल्डहुड ग्रोथ। एवरी चाइल्ड एंड हिज नीड्स आर द यूनिक। सबके अलग अलग नीड्स होते हैं। पेरेंट्स शुड बी कीप्स देयर एक्सपेक्टेशनल रियलिस्टिक एंड यूज अ माइलस्टोन सेट्स द गाइडेंस। मतलब कि जो माइलस्टोन है वो प्रॉपर रहनी चाहिए और एक्सेप्टेशनल है वो अपने रियलिस्टिक में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये जो चाइल्ड की नीड है वो अब रियलिस्टिक में देनी पड़ेगी। तो मास्लो थियरी क्या होगा, ये मास्लो थियरी है, लाइफ लॉन्ग थियरी है, हेरिटेटरी थियरी है। तो उसकी साइकोलॉजी, कपड़ा, रोटी, मकान, सेफ्टी नीड्स, फाइनेंशियली सिक्योर, सोशल नीड होगी, लव अफेक्शन होगा, फिर एक्सट्रीम नीड होगी, सेल्फ एक्सट्रीम होगा कि किस में अच्छा है वो, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि किस में अच्छा है वो उसमें डेवलप करेगा, स्किल डेवलप करेगा। ओके, तो ये तो पहले मास्लो थियरी लिख देना। फिर है ना स्टेजेस के, उसको क्या क्या नीड है आप देखेंगे इन्फेंट्स और टोडलर में। तो 0.1 से लेकर 1.3। फिर हम देखेंगे स्कूल गोइंग और एडोलेसेंस में, लेटर स्टेज में, अर्ली स्टेज में ये दोनों देखते हैं कि उसकी क्या नीड है। तो साइकोलॉजी और फिजिकल सपोर्ट चाहिए उसको, ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, वार्म चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो सारी नीड है। तो पेरेंट्स को क्या देना है, थर्मोन्यूट्रल एनवायरनमेंट देना है, ओके, ब्रेस्ट मिल्क देना है, प्रोवाइड करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसको इन्फेक्शन से बचाना है। और टोडलर में क्या होगा, क्या है ना टेस्टिंग, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग, प्ले स्टिमुलेशंस, जैसे उसको टॉयलेट की है तो शर्म आएगी धीरे धीरे, तो उसको शर्म आएगी तो है ना उसको ट्रेनिंग सिखानी, टॉयलेट ट्रेनिंग सिखानी है। फिर बाउंड्री टेस्टिंग, क्या है ना तुझे घर वालों के साथ ही रहना है, बाहर कहीं पे नहीं जाना है वैसे। प्लेइंग स्टिमुलेशंस, खेलने कूदने का सिखाने का। पेरेंटिंग में क्या होगा, क्या है ना रूटीन उसकी मेंटेन रखने की। फिर इंडिपेंडेंट ईटिंग होगा, जैसे कि वो खुद से खा पाए वो ऐसा होगा, डिपेंड नहीं रह पाएगा वह, वो सिखाने का। एवॉइड पावर स्ट्रगल, मतलब पनिशमेंट वो सब नहीं देने का, उसको जो करना है वो कर सकता है वैसे। स्कूल में क्या होगा, नीड क्या है ना लव्स द सेम सेक्स, मतलब प्ले, मतलब कि लड़की लड़की के साथ है ना बहुत अच्छे से मिलजुल के रखते, जैसे अब उनका ग्रुप बन जाता है स्कूल में जस्ट स्टार्टिंग में, क्या है ना ये अच्छे है ऐसे। फिर प्रोन्स टू द मूडीनेस, चैलेंजिंग वैल्यूज, ओके। तो इस आप यहाँ पे मूड हो जाएगा, जैसे कि आधी बार गुस्सा करेगा, आधी बार शांत रहेगा ऐसे। तो पेरेंट्स को क्या है समझना चाहिए उनको, फिर कैसे रहना है सोशल में वो उनको टीच करना चाहिए, बिहेवियर उनका जानना चाहिए, और है ना उसको है ना एक्सीडेंट या तो अब्यूज तरीके से बचना चाहिए, मतलब कि उसके अब्यूज तरीके जैसे कि अभी रेप वो सब हो रहा है, तो है ना उसको समझाना चाहिए कि है ना कोई भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अपने घर वालों के या तो अपने जो फ्रेंड्स है उसके अंदर ही रहना चाहिए। एडोलेसेंस नीड क्या होगी, एडल्टहुड, सेल्फ केयर होगा पहले तो, क्योंकि प्यूबर्टी एज में है तो है सेल्फ केयर होना चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए उसकी, क्योंकि बहुत जल्दी उनको शर्म आ जाएगी। बैलेंस डाइट होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट क्यों, क्योंकि वो एंगर वो सब में फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि प्यूबर्टी एज में है इसलिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब मेंटेन करना चाहिए। काम होना चाहिए, एंगर नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्सा है। फिर नेक्स्ट उसको एजुकेशन देना चाहिए, किसके बारे में, सेक्सुअल के बारे में कि HIV वो सब क्या है, फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट क्या है, फिर प्रेगनेंसी क्या है, वो सब के बारे में उसको समझ जाना चाहिए। ये पेरेंट्स का रोल है, क्योंकि वो फीमेल होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, बॉयज़ हो गए तो है ना टेस्टिस ग्रो हो गए, इसलिए है ना उनको ये समझाने की जरूरत है। फिजियोलॉजिकल ऑफ लैक्टेशन नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल, अपने आए न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड द इन्फेंट, ओके। तो फिजियोलॉजिकल ऑफ लैक्टेशन की फिजियोलॉजी क्या है ना प्रोडक्शन प्राइवेट और रिजेक्शन प्राइवेट। प्रोडक्शन कैसे हुआ कि बेबी सकल निप्पल, मतलब बेबी जब सकल करेगा निप्पल तो एंडिंग जो होगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और वो प्रोलैक्टिन के थ्रू रिलीज हो जाएगा हार्मोन प्रोलैक्टिन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो उससे क्या होगा, क्या है ना जो एल्वियल सैक है वो है ना मिल्क सिक्रेट करेगा और मिल्क सिक्रेट करके बाहर आएगा। अब बाहर कैसे आएगा, रिजेक्शन फेस में, तो उसको सक करेगा तब आएगा बाहर।
बेबी साउंड देखेगा तो। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर क्या था, प्रोलैक्टिन दिखा रहा था, पोस्टीरियर क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। उससे क्या होगा कि ब्रेस्ट जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और है ना, मतलब कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन का ही काम करता है। वो देखा अपने ने, एक प्रेगनेंसी के टाइम और एक इसके टाइम, इंजेक्शन के टाइम इंजेक्शन कराएगा। ये दब टर्म समझ में, एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करेगा, के है ना मिल्क सिक्रेट कर, और ये प्रोजेक्शन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा ताकि मिल्क बाहर आए, इजेक्ट हुए। ये दोनों में डिफरेंस पता चला। इजीली अफेक्टेड बाय द मदर्स इमोशनल स्टेज। ओके, इमोशनल स्टेज होता है, जैसे कि अपने एग्जांपल इनका नहीं लेते, गाय होती है ना, जो काव होती है ना, तो उसके बच्चे की जो स्मेल होती है ना, काव की जो बेबी है वो है ना, उसको स्मेल आएगी तब है ना वो इजेक्यूट होगा मिल्क उसका, इसलिए ना उसको साथ में रखते हैं काव के बच्चे को, फिर अपना मिल्क अपने ले लेते हैं। ओके, तो ये ऐसा होता है, तो है ना वो इमोशनल होता है वहाँ पे, तो तभी वो है ना मिल्क सिक्रेशन हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? दो होगी, एक ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का काम होता है, ये फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में ये न्यूट्रिशनल हम देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, आर्टिफिशियल वीनिंग, वो सब हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क का गड़ा है, तो उसमें है ना तुम टाइप लिखना, एडवांटेज और एडवांटेज बेनिफिट्स, फिर ब्रेस्ट मिल्क में गुड अटैचमेंट साइन देखेंगे अपने, फिर एडवांटेज देखेंगे, और ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, तो बच्चे में और मदर में कौन से एडवांटेज है वो देखेंगे, फिर बैरियर कौन से आते हैं, पोस्ट बैरियर, फिर उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है वो देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स लिखने हैं अगर ब्रेस्ट मिल्क पूछे तो उसमें टाइप्स देख लेंगे अपने। टाइप्स कितने हैं? मेन 3 है, 3 टाइप्स है, पर 5 है ऐसे, मेन 3 है, 5 है ऐसे। तो कोलेस्ट्रम क्या है? पहला स्टेज है डे 1 to 3 में, तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए, डी, के, ई, के वो सब होता है, और इम्यूनोग्लोबिन होती है, रिच ऑफ एंटीबायोटिक, IgG होता है उसके अंदर, बाकी इम्यूनोग्लोबिन एब्सेंट होती है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? ठीक होता है, फर्स्ट जो मिल्क होता है वो ठीक होता है फर्स्ट 3 days में। सेकेंड क्या होगा? ट्रांजिशनल मिल्क, वो क्या होगा? फैट और शुगर से भरपूर होगा, फैट मतलब ग्लूकोज तो चाहिए उसको, फैट भी चाहिए, तो थोड़ा थीन होगा वैसे तो, किसी कोलेस्ट्रॉम से थीन होगा। प्रोटीन डिक्रीज, मतलब प्रोटीन थोड़ा ही होगा, फैट और शुगर इंक्रीजेस। नेक्स्ट मैच्योर मिल्क में क्या होगा? थीनर होगा, इससे भी थीनर होगा, वॉटरी होगा, बट कंटेन्स फुल न्यूट्रिशंस। ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए फुल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाएगा, पहले ठीक होगा फिर थीनर हो जाएगा। ये समझ में आएगा? कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट 3 days अप टू 2 weeks, फिर मैच्योरेशन जब तक ले रहा है तब तक वो होगा। ओके, अब 4 मिल्क और हिन मिल्क क्या होगा? स्टेजेस विद इन अ सिंगल फीड। सिक्रेशन एट द स्टार्टिंग में हो जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, शुगर, वाटर, वो 4 मिल्क कहते हैं। हिन मिल्क क्या है? जो है बाद में आता है, रिच इन फैट, एनर्जीज, सेटिस्फाई बेबी हंगर। ये पतला जो मिल्क होता है तो वो सेटिस्फाई करता है हंगर को, और जो पहला जो मिल्क होता है वो है ना बच्चे को हेल्प इन्फेक्शन के प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ब्रेस्ट मिल्क 3 मेन टाइप है, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांजिशनल और मैच्योरेशन। नेक्स्ट साइन ऑफ गुड अटैचमेंट क्या है? कि बेबीज माउथ इज वाइड, उसका मुंह खुला होना चाहिए, बेबी चिन्स टच द ब्रेस्ट। ओके, मच ऑफ द एरोलास आर नॉट विजिबल्स, मतलब आगे का वो पोर्शन नहीं विजिबल होगा, बेबी के माउथ में होगा। बेबीज चिक आर फुल्ली नॉट होल्स। ओके, मतलब कि वो पूरा ही सक होगा, उसमें कुछ भी होल नहीं होगा। पोजीशन कैसे देनी है? हेड एंड मदर स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, हेड वहाँ पे होना चाहिए ब्रेस्ट के थ्रू। फिर है ना बेबीज नोज ऑपोजिट निपल्स। ओके, ये जैसे देख सकते हो पिक्चर में, बेबीज बॉडीज हेड क्लोज, मतलब कि बॉडी है वो भी है ना क्लोज होनी चाहिए। फिर होल बॉडी सपोर्ट पूरे बॉडी को अपने को सपोर्ट करना है बेबी को। ओके, तो यहाँ पे गुड साइन देख लिया, ये सब याद रखना है। एडवांटेज कौन से है बेबी को और मदर को? कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ओके, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, IgA
हाई लेवल में होगा। ओके, IgG भी होगा। फिर थेराप्यूटिक फैक्टर्स प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ई कोलाई, एंटीबायोटिक भी होगी। मदर में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, क्या है ना, लैक्टेशन से आया। फिर है ना कॉन्ट्रासेप्टिव, वेट लॉस, जो भी वेट गेन हुआ था, अब क्या होता है, क्या है ना, ब्रेस्ट मिल्क के टाइम क्या प्रेगनेंसी होती है तब है ना मदर का वेट है ना इंक्रीज हो जाता है। तो वो वेट इंक्रीज हो जाता है तो उसको लूज़ करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क वो प्रोवाइड करेगी ना, तो उसकी जो रिंकल्स हुए स्टमक के आजू बाजू या तो एब्डोमेन के आजू बाजू, तो वो है ना ऐसे टाइट हो जाएगी, तो उसका वेट लॉस करने में इजीली हो जाएगा। प्रिवेंट करेगा लो रिस्क ऑफ द ओवरियन या ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट कर पाएगी वो मदर की। ये बेनिफिट दो है। और यहाँ पे IgA और IgG वो सिक्रेट करेगा, लाइसोसोम अगेंस्ट एंटीबॉडी, वो सब। ओके, एडवांटेज देख लीजिए। अब नेक्स्ट कि हम ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप कर दे, बैरियर कर दे, तो कैसे वो होगा, तो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, शॉकिंग, एंजाइटी, वो सब होगा डिप्रेशन में, तो है ना मदर को नहीं काम, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहना है। फिर अर्ली ब्रेस्ट एंगोजमेंट मतलब हार्ड होता है, पेनफुल होता है, तो है ना अप्लाई वार्म कॉम्प्रेशंस टू द ब्रेस्ट, मतलब खुद को कॉम्प्रेस करना है ब्रेस्ट के मैन्युअली। ओके, क्योंकि पेनफुल होता है फर्स्ट। फिर फ्लैट इन्वर्टेड निप्पल, बेबी कैन नॉट गेट होल्ड टू ऑफ निप्पल, तो उससे क्या क्या करना है उसको कि पुल आउटवर्ड फिंगर्स टू स्टिम्युलेट, मतलब कि खुद को स्टिम्युलेट करना है क्योंकि पहली बार उसको नहीं पता चलेगा। फिर सोर्स निपल्स कॉज द फ्लैक्टिवली सक्सेसिंग सकिंग टेक्निक, ओरल स्ट्रेस, डिक्रीज द फीड लेंथ डिक्रीज करनी, इंक्रीज फ्रीक्वेंटली, करेक्ट लैक्टिन, अवॉइड सोप अप्लाई, मतलब वहाँ पे साबुन नहीं लगाना है, सोप नहीं लगाना, वैसलीन नहीं लगाना है, तो कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है वहाँ पे। ओके, आफ्टर फीडिंग मतलब फीडिंग के बाद। ओके, तो ये बैरियर, ये फैक्टर इनहिबिट होगा, ये अपने को सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्रेशन के अंदर क्या क्या होता है ह्यूमन मिल्क में और काउ मिल्क में, तो है ना ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन 1.2 ग्राम है, फिर कैल्शियम 0.4 है, लैक्टोज 6.5 है और कैल्शियम 34 ग्राम है, mg है। काउस हैवियर प्रोटीन्स कॉज अ स्ट्रेन्स और इन्फेंट किडनी। ओके, काउ में ज़्यादा प्रोटीन होता है। लाइक कैसिन इन द काउस मिल्क कॉज अ वाइटिस, हार्ड टू डाइजेस्ट, कर्ड स्टूल। ये है ना यहाँ पे ना काउ मिल्क में ज़्यादा हाईएस्ट वाइटिस्ट होता है, मतलब कि चिकनापन होता है, दूध चिकनापन होता है ऐसे, और उसमें स्टूल जाने में तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। प्रोटीन 3.5 होता है, इसमें सब हाई होते हैं कंपेरेटिव, इसमें लैक्टोज 4.5 होता है, अपना ज़्यादा होता है। यहाँ पे अपना कैल्शियम ज़्यादा होता है कंपेरेटिव टू 22 ग्राम होता है काउ में। यहाँ तक समझ में आया? आर्टिफिशियल फार्मूला, ये आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है, क्योंकि अपने बाहर की मदर के थ्रू पानी दूध पिला रहे हैं ऐसे ओन। ओके, आर्टिफिशियल फार्मूला बेस्ड ऑन द काउ बफेलो मिल्क मस्ट बी डाइल्यूटेड 3:1 या तो 4:1 फॉर द 6 to 8 वीक में, 45 लैक्टोज टू मिमिक ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन। ओके, 45 लैक्टोज मतलब कि जो काउ का मिल्क है तो है ना उसको डाइल्यूट करके है ना पिलाना चाहिए ऐसे, कब? फर्स्ट 6 to 8 वीक तक। ये आर्टिफिशियल फार्मूला है, जब ब्रेस्ट फीडिंग ना हो तब। फिर आर्टिफिशियल फीडिंग हम कैसे करते हैं, मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। अभी तक हमने इन्हें ब्रेस्ट फीडिंग देखी, अब आर्टिफिशियल यहाँ से देखेंगे। आर्टिफिशियल है ये आर्टिफिशियल थियरी, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट मिल्क। तो है बॉटल फीडिंग होगी, कटोरी एंड स्पून होगा, और कप फीडिंग। तो बॉटल फीडिंग में क्या होगा, रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट स्टरलाइजेशन बॉयल्स 10 मिनट। ओके, हम स्टरलाइजेशन मतलब इन्फेक्शन प्रिवेंट करेंगे, 10 मिनट तक उबालेंगे। फिर 3 ट्रिप्स सिक इंक्लूड्स बेबी बॉटल्स, जो बेबी बॉटल है ये देख सकते हैं इमेज में, उसमें डालेंगे। ओके, एंड GI इन्फेक्शन इज अनहाइजीनिक इफ अनहाइजीनिक, मतलब कि अगर अनहाइजीनिक वो बॉटल होगी तो GI इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे कटोरी और स्पून में क्या होगा, बेस्ट वन यूनिट विथ कैल्फ्ड प्लेट, प्री मैच्योरिटी और कॉन्जेनाइटल्स माल फॉर्मेशंस, बेबी हेल्ड सेमी
सेमी अपराइट्स अलाउस अ सेफ कंट्रोल्स ऑफ फीडिंग्स एंड प्रिवेंट एस्पिरेशंस। मतलब कि क्या है ना, बेस्ट है नियोनेट के वो इसलिए क्योंकि उनके काफ ऊपर की जो काफ है जिप के ऊपर की वो है ना डेवलप नहीं होती। काफ प्लेट मतलब कि जो काफ प्लेट होती है वो है नोज के थ्रू या तो एबनॉर्मल शेप में हो जाती है। उसके लिए बड़ा ना उनको बेनिफिट है क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं सक कर सकता, ये बोतल से भी सक नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्ट खा सकता है। तो उसकी जो होट काफ प्लेट्स है वो बराबर डेवलप नहीं हुई है, एबनॉर्मल है, तो ये कटोरी स्पून उसके लिए बेनिफिट है। ओके, फिर काफ प्लेट मतलब एक डिसऑर्डर है यहाँ पे। फीडिंग्स एंड प्रिवेंट एस्पिरेशंस मतलब एस्पिरेशन मतलब बाहर ना आ पाए। कप फीडिंग में क्या होगा, 5 ml होगा फीड वॉल्यूम। ओके, जो वॉल्यूम 5 ml होगा। कप रेस्टिंग्स अलाउस लिप अंटिल मिल्क टचेस द अपर लिप। ओके, कैसे अपने को करना है, जैसे अपने अपर लिप टच ना हो मिल्क तक तब तक। यहाँ तक समझ में आ गया। द आर्टिफिशियल क्वांटिटी क्या है, कितनी है, 120 to 150 ml kg पर डे। 1 kg है तो 120 to 150 ml देना है पर डे में। यहाँ तक समझ में आ गया आर्टिफिशियल। अब वीनिंग, सेकेंड हम देखते हैं वीनिंग। पहले सप्लीमेंट एंड आर्टिफिशियल फीडिंग देखिए, अब हम वीनिंग देखेंगे। उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब कि धीरे धीरे अपने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब बढ़ावा दे रहे। ग्रेजुअली कस्टमिंग द इन्फेंट टू एडल्ट डाइट, धीरे धीरे इन्फेंट से लेके एडल्ट डाइट करते हैं। आफ्टर 6 months व्हेन द ब्रेस्ट मिल्क अलोन इनसफिशिएंट, मतलब कि अब धीरे धीरे उसके हाथ पैर मूव होते हैं तो एनर्जी चाहिए धीरे धीरे, तो उसको खाने की ज़रूर है। अकेला ब्रेस्ट मिल्क उसको नहीं कर पाएगा खुद सब। तो ये डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ 6 month में क्या होगा, वो पहले ये ब्रेस्ट मिल्क ही करेगा और है ना धीरे धीरे लिक्विड का वो पानी पिएगा। फिर उसके टीथ आएंगे 6 to 8 में, तो वो क्या करेगा, सेमी सॉलिड फूड खाएगा। फिर ये टीथ आया तो 9 to 11 में थोड़े टेम्पररी टीथ आएंगे, तो फिंगर फूड्स खाएगा, मतलब कि पोटैटो वैसे चिप्स खाएगा ऐसे। 3 to 4 meals पर डे। फिर 12 to 23 months में क्या होगा, सॉलिड फैमिली फूड खाएगा जैसे खिचड़ी वो सब। ओके, रूल्स ऑफ थंब में क्या कहा गया है ये नोट, स्टार्ट 1 न्यू फूड एट टाइम 1 to 2 teaspoons ड्यूरिंग अ डे टाइम्स जस्ट बिफोर अ रेगुलर फीडिंग। ओके, तो धीरे धीरे है ना नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कब के 2-3 स्पून ही, बहुत ज़्यादा नहीं, नई चीज़ खानी चाहिए। जो रेगुलर खाना है उससे पहले थोड़ा है ना अच्छा टेस्ट वाला है ना खाना चाहिए, ताकि उसके टेस्ट पर एक्टिवेट हो और अपने को डाइजेशन में उसको हेल्प हो। समझ में आया। सेकेंडली हम देखते हैं, सेकेंड अपना टॉपिक है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट, हॉस्पिटल में बेबी को फ्रेंडली कैसे रखते हैं, तो ये BFHI भी हम बोलते हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। किसने प्रोवाइड किया, WHO। फिर यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल क्राइटेरिया है सर्टिफिकेशन, यहाँ पे ग्लोबल क्राइटेरिया देख लेते। तो पॉलिसी क्या कहती है अपनी, रिटर्न ब्रेस्ट मिल्क पॉलिसी। फिर ट्रेनर्स प्रोवाइड किए, इन्फॉर्म किया है कि एजुकेटेड प्रेग्नेंट वुमेन्स बेनिफिट्स। ओके, के बेनिफिट क्या है प्रेग्नेंट वुमेन के वैसे। फिर हेल्प मदर्स स्टार्टेड विथ हाफ आवर्स ऑफ द बर्थ इनिशिएट, मतलब उसको समझाया जाएगा। फिर मेंटेन किया जाएगा, शोज मदर्स हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन, ब्रेस्ट मिल्क कैसे करनी है वो सब करना चाहिए। फिर नॉन सब्स्टिट्यूट्स गिव न्यू बॉर्न नो फूड्स नो ड्रिंक्स अदर्स देन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब कि जब जन्मा हो बेबी तो है ना उसको ब्रेस्ट मिल्क से ही करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए उसको। 1 to 3 days में कुछ नहीं खाना चाहिए ऐसे। 6 month तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही होना चाहिए। फिर रूमिंग इन मतलब कि मदर्स और इन्फेंट की रिमेनिंग टुगेदर 24/7 आवर्स में वो बॉन्डिंग होनी चाहिए रूमिंग इन की। ऑन डिमांड क्या है ना, जैसे बच्चे को भूख लगे तो अब है ना ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, ऐसे नहीं क्या है ना अपना मर्जी हो तभी देना है वैसे। फिर कौन सा है, नो पेसिफियर, अवॉइड आर्टिफिशियल टीयर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड कन्फ्यूजन। ओके, क्या है ना झूठा नहीं रोना चाहिए ऐसे, मतलब कि उसको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। फिर सपोर्ट ग्रुप क्या है ना,
ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट अपॉनियन डिस्चार्ज, ये सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, फैमिली मेम्बर अच्छे होने चाहिए ऐसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट करे बेबी और मदर को। ये सब कहाँ पे देखा अपने, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, मतलब कि यहाँ पे हॉस्पिटल साइड में ये सब क्या कहा गया उसका ये क्राइटेरिया है 10 तक। ओके, तो ये देख लेना, पॉलिसी, ट्रेनर्स, इंफॉर्मेशंस, इनिशिएटिव, मेंटेन, सब नो सब्क्यूटेनियस, रिमेनिंग, नॉन डिमांड्स, नो पेसिफियर और सपोर्ट ग्रुप। नेक्स्ट हम देखते हैं प्ले, लास्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ द प्ले एंड द सिलेक्शन ऑफ द प्ले मटेरियल। तो प्ले में खेलना कूदना है। ओके, तो खेलना कूदने में क्या है कि 2 टाइप है, एक्टिव प्ले और पैसिव प्ले। एक्टिव में क्या है, इंजॉय फ्रॉम डूइंग, कि बहुत अच्छा लगता है, और है ना दूसरा क्या है कि अपना उसको इंजॉय नहीं करना पड़ना है, उसके भविष्य करियर के लिए काम आएगा, इसलिए वो पैसिव प्ले है। एक्टिव प्ले क्या है कि ड्रामा है, फिर है ना कंस्ट्रक्शन है, कुछ ब्लॉक्स बिल्ड करने के लिए, फिर एक्सप्लोशन है कि सकिंग, फिर पाउंडिंग टॉय, वो सब है ना, कुछ भी हाथ में आए तो है ना उसको, जैसे नमकीले दिख रहे हैं यहाँ पे टॉयस, वो सब। फैमिली गेम्स है, मतलब हाँ फैमिली के साथ गेम्स खेलते हैं वो सब, छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक, वो सब। नेक्स्ट हम नेबरहुड्स गेम्स, मतलब कि बॉल से खेलेंगे या तो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, ऐसे हुए ना नेबर्स के लिए, जिसमें उसको मज़ा आती है। फिर एक्शन एडल्ट्स, लर्निंग फ्रॉम द एक्शन एडल्ट्स, क्या है ना दूसरों को सीख के वो सीखता है, जैसे अपने खाने के बाद प्ले रखते हैं तो वो अपना बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। फिर लुकिंग अ पिक्चर्स उसको दिखाएगी कि ये है वैसे, फिर ये काऊ है, ये कैमल है, वैसे पिक्चर्स दिखाइए। लिसनिंग फ्रॉम द स्टोरी हम बोलेंगे, मतलब उसको मज़ा नहीं आती पर उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा, वैसे पैसिव होता है। ये बेनिफिशियल नहीं होता आगे जाके, ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे इसको इंजॉय मिलती है, यहाँ पे इंजॉय नहीं मिलती है, उसको करना पड़ता है। फिर उसका एडवांटेज क्या है प्ले के, बेनिफिट क्या है कि सेंसरी मोटर, कि उसके 5 जो सेंसरी ऑर्गन है वो एक्टिवेट होते हैं। मोरल, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको पता चलता है। थेरेप्यूटिक, मतलब कि बॉन्डिंग होती है, उसके सोशल एक्टिविटी जनरेट होती है। इंटेलेक्चुअल, उसकी थिंकिंग पावर, फिर डिसीजन मेकिंग, वो सब स्ट्रॉन्ग होता है। सोशल एक्टिविटी, सोशलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। क्रिएटिविटी, मतलब कि कुछ नया एक्सप्लोर करने में क्रिएटिव होता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ना उसके अंदर सिलेक्शन टॉय कैसे करते हैं, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल कैसे करते हैं। तो अवॉइड क्या करना है, एंश्योर क्या करना है। अवॉइड में टॉयस विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं करना चाहिए। फिर स्मॉलर पार्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो माउथ में गालेगा और इंजेक्ट हो जाएगा, चॉकिंग हो जाएगा, हेड डेंजर हो जाएगा। फिर है ना 7 इंच के इन्फेंट में टॉयस उसको लॉन्गर नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा वो नहीं देना चाहिए टॉयस, क्योंकि वो गिर सकता है वहाँ से। तो फिर दूसरा क्या है कि एक्सेसिव नॉइस वाला नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके कान में हियरिंग लॉस हो जाती है, क्योंकि उसके फंक्शनल नहीं करते कान उसके उतने। फिर नेक्स्ट क्या है कि ग्लास मटेरियल नहीं देना चाहिए, कांच की चीज़ नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसको लगने की चांसेस है। टॉयस क्या स्पॉन्जी देना चाहिए। ओके, टॉयस मैचेस विद अ चाइल्ड फिजिकल, मतलब कि उसकी हाइट के प्रमाणे देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, और फिर क्या है नॉन टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब कि केमिकल चीज़ नहीं देनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक चीज़ देनी चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक वाला सामान भी नहीं देना चाहिए ताकि वो बिगड़े तो उसको शॉक लगेगा। ओके, 8 ईयर तक। अब मटेरियल सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 to 6 मंथ है तो उसको सॉफ्ट स्क्वीज टॉयस देना चाहिए, एनिमल रेटल्स, बलून्स, वो सब देना चाहिए। 7-2 में स्क्वीज वाले जैसे स्पॉन्जी वाले वैसे देना चाहिए, ब्लॉक्स देने चाहिए, प्लास्टिक रिंग देनी चाहिए ऐसे, क्योंकि उसको समझ में आएगी तब तक वो मुंह में ना डाले ऐसे। फिर 10 to 12 में क्या देना चाहिए, वाटर प्लेस, पिक्चर्स, फिर है ना ट्रॉली, वो सब देना चाहिए वहाँ बैठने के लिए। तो ओल्डर में क्या देना चाहिए, बाइसिकल देनी चाहिए, 3 साइकिल्स, ट्राईसाइकिल्स में 3 पैरों वाली साइकिल, क्ले मर्द, हाउस होल्डिंग आर्टिकल्स, डॉक्टर हम खेलते हैं, फिर घर खेलते थे वो वाले। प्री स्कूलर में क्या है, पपेट्स देने चाहिए, खिलौने देने चाहिए, डॉक्टर किचन सेट वैसे मैंने बोला वो। फिर कलर्स देने चाहिए एक्टिविटी किया करने के लिए। फिर क्या है कॉम्प्लेक्स टॉय देने चाहिए यहाँ पे स्कूलर में, जो मतलब उसके दिमाग में कॉग्निटिव थिंकिंग इंक्रीज हो। ओके, कॉग्निटिव थिंकिंग इंक्रीज हो इसलिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए, बाईसाइकिल जो 2 पहियों वाली देना चाहिए, तब तक वो सीख लेगा। प्ले थेरापी लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है। उसकी डेफिनेशन, अ फॉर्म ऑफ अ काउंसलिंग फॉर द चिल्ड्रंस दैट यूज अ प्ले एज अ नेचुरल मीन्स। ओके,
नेचुरल मीन्स एक्सप्रेशंस टू रिसॉल्व वर्क साइकोलॉजिकल चैलेंजेस एंड कोप विद इमोशनल स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, मतलब उसकी स्ट्रेस एंड ट्रॉमा दूर करने के लिए उसको प्ले थेरापी देनी चाहिए. ओके. नो डायरेक्टिव प्लेस थेरापी अलाउस अ चाइल्ड टू प्ले अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस, मतलब कि उसकी जो इच्छा है वही प्ले होना चाहिए. ऐसे नहीं किया है ना कुछ और खेलना चाहता है और वो कुछ और खेल रहा है वैसे. नो डायरेक्टिंग फ्रॉम द थेरापिस्ट. इससे क्या होगा कि चाहे साइकोलॉजिस्ट है, ओके, सोशल वर्कर काउंसलर हो जाएगा, फिर ट्रेनर्स होगा, लीडर होगा, फिर पीडियाट्रिशियन होगा, नर्स होगा, ये सारे प्ले थेरापी टीम होगी. ओके. चाहे साइकोलॉजिस्ट क्या है ना, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के में समझना चाहिए क्या है ना क्या क्या खिलाना चाहिए बच्चे को, वैसे ट्रेनर होगा उसका, फिर है पीडियाट्रिशियन होगा, नर्स होगी और सोशल वर्कर होगा. ये सब किस में आते हैं? प्ले थेरापी टीम में आते हैं. यहाँ तक समझ में आ गया कौन 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 इंक्लूड है, डेफिनेशन और क्या होता है. ये हो गया. PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. ओके. और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना. और MCQs के आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना. ओके. MCQs इसके बाद आएगी, कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना ताकि आपका ये चैप्टर क्लियर कट हो जाए. MCQs भी आए तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओ. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट.